हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। सो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो एक अगेन MCQ बेसिस पे रहने वाली है और टारगेट रहेगा हमारी आज की क्लास का PGI, जिपमेर और RML। इन्हीं के साथ ही हमारी क्लास में जो हम क्वेश्चन पुट ऑन कर रहे हैं वो क्वेश्चंस के टॉपिक आपको एग्जाम्स के अंदर मोस्टली एग्जाम्स के अंदर उन्हीं टॉपिक्स में से काफ़ी क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। उन्हीं टॉपिक्स में से हम क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेके आते हैं। और इसी के साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज़, हमारी जो RNCC की जो ऐप है वहाँ पे हम CHOs के लिए स्टेट CHO, PGI चंडीगढ़, नॉर्थ सेट और जिपमेर, RML इन सभी के लिए हम टेस्ट सीरीज़ भी चला रहे हैं। सो आप उसे भी कंटिन्यू करके आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसका रिव्यू कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो चुकी है। ओके, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर्स। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पे कितने आवर्स के लिए अपन स्टोर करके रख सकते हैं? 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स या फिर 8 आवर्स। ओके, जो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क है उसको हम रूम टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए अपन असेस कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे ब्रेस्ट मिल्क। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन 4 आवर्स। ओके, ब्रेस्ट मिल्क जो है रूम टेम्परेचर पर अपन 4 आवर्स के लिए अपन स्टोर करके रख सकते हैं। इसी के साथ अपन और क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हो गया अपना कौन सा? रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमम रूम टेम्परेचर है तो ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। और इस रूम टेम्परेचर पे जो है वो ब्रेस्ट मिल्क अपन को जो क्या है 4 आवर्स तक अपन स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसी के बाद ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो क्या है अपने कि भाई रेफ्रिजरेटर के अंदर अपन जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको अपन कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? रेफ्रिजरेटर के अंदर अपन जो है वो 4 डेज तक अपन जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना रहना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ये इसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ये भी नोट डाउन करना है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, रेफ्रिजरेटर के लिए 4 डेज और रूम टेम्परेचर पे 4 आवर्स। अब अगर और क्वेश्चन पूछ ले, डीप चला जाए, एग्जामिनर पूछे आपको कि भाई ब्रेस्ट मिल्क जो है वो फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ है और अब अभी उसका कितना टाइम तक वो ड्यूरेशन रखे रह सकता है, तो फ्रीजर के अंदर ये 6 मंथ तक जो है वो अपन स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 18 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो यहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए। तब जाके ब्रेस्ट मिल्क जो है अपन ऑप्टिमम अपन स्टोर कर सकते हैं बिना किसी कंटामिनेशन के। सो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी, 4 आवर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। ब्रेस्ट मिल्क से बेबी के अंदर कौन से प्रकार की इम्यूनिटी जाती है? सो ये जाती है IgA। ओके, IgA इम्यूनिटी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रैमसी स्केल इज यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ। जो रैमसी स्केल है वो किसके असेसमेंट के लिए यूज होती है? NGS पेशेंट, सेडेशन, अराउजल या फिर पेन। ओके, सो NGS पेशेंट, अराउजल और पेन के लिए रैमसी स्केल को हम यूज में नहीं लेते हैं। रैमसी स्केल यूज में आती है सेडेशन को चेक करने के लिए। ओके, रैमसी स्केल को अपन क्या करते हैं? सेडेशन को चेक करने के लिए यूज में लेते हैं। और रैमसी स्केल के अंदर क्या होता है? 6 एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं रैमसी स्केल के अंदर। और 6 एलिमेंट के साथ ही इसका मैक्सिमम स्कोर जो होता है वो भी कितना होता है? 6। ओके, सो ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है एम्स के एग्जाम में कि रैमसी स्केल का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 6 होता है। और रैमसी स्केल जो है वो शेडेशन में काम में ली जाती है। इसी के बाद में जो पेन के लिए अपन कौन सी स्केल काम में लेते हैं? पेन के लिए अपन काम में लेते हैं वोंग बेकर फेसेस पेन स्केल या फिर विजुअल एनालॉग स्केल। ठीक है, ये किसके लिए लेते हैं? पेन के लिए। नेक्स्ट अपने को पूछ ले कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए कौन सी लेते हैं? GCS, ग्लासको
ग्लासको कोमा स्केल। ओके, ये कुछ स्केल है जो आपको एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और ब्राइडन स्केल अपन किसके लिए यूज करते हैं? प्रेशर शोर को असेस करने के लिए। प्रेशर शोर को असेस करने के लिए कौन सी होती है? ब्राइडन स्केल। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है शेडेशन। रैमसी स्केल को क्या अपन शेडेशन के लिए काम में लेते हैं। 6 प्रकार के इसमें एलिमेंट्स होते हैं और मैक्सिमम स्कोर इसका होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए 6 month old client is admitted with possible intussusception। ओके, एक 6 month का बच्चा है, उसको इंटुससेप्शन की कंडीशन वहाँ पे पेशेंट को हुई है। विच क्वेश्चन ड्यूरिंग द नर्सिंग हिस्ट्री इज लीस्ट हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डायग्नोसिस। ठीक है, आपको एग्जाम्स के अंदर ऐसे जो पॉइंट्स हैं, ऐसे वर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही पूरा क्वेश्चन घुमाते हैं। ओके, तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन गलत होता है और एक गलत क्वेश्चन आपको एग्जाम पे सिलेक्शन से दूर कर सकता है। सो यहाँ पे पूछा गया एग्जाम के अंदर कि एक 6 महीने का जो ओल्ड क्लाइंट है जिसको इंटुससेप्शन की कंडीशन अराइज हुई है, और अब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसके डायग्नोसिस में लीस्ट हेल्पफुल है। ओके, मतलब बिल्कुल भी वो उस ऑप्शन की मदद से अपन डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। ओके, लीस्ट यूजफुल है या फिर लीस्ट हेल्पफुल है। टेल मी अबाउट इट्स पेन, व्हाट डज इट वॉमिट लुक्स लाइक, डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट, हैव यू नोटिस चेंजेस इन हिज एब्डोमिनल साइज। ओके, सो इंटुससेप्शन क्या होता है, सबसे पहले अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटुससेप्शन के अंदर क्या होता है? टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन इनटू इटसेल्फ। ठीक है, इंटेस्टाइन का ही कोई पार्ट किसी इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट के अंदर टेलीस्कोप कर जाना, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं इंटुससेप्शन। और ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है 24 मंथ तक के बेबीज के अंदर। ठीक है, लेस देन 24 मंथ के बेबीज के लिए यहाँ पे मोस्ट कॉमन कंडीशन है। अगर किसी को पेशेंट को हो रही है तो वो प्रोबेबिलिटी चांस है कि वो 24 से पहले मंथ के बच्चों के अंदर देखी जाती है। ओके, अब इंटुससेप्शन से अपन क्या क्वेश्चन देख सकते हैं? इंटुससेप्शन के साइन सिम्टम से क्वेश्चन आता है। ओके, साइन सिम्टम से क्या क्वेश्चन आता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड करंट जेली लाइक स्टूल। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रेड करंट जेली लाइक स्टूल है वो कौन सी प्रॉब्लम में देखने को मिलता है, या फिर जो इंटुससेप्शन के अंदर कैसा स्टूल पास आउट होता है। तो रेड करंट जेली लाइक स्टूल रेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग की वजह से यहाँ पे रेडनेस आती है स्टूल के अंदर। ओके, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पुट ऑन होता है कि इसकी वोमिटिंग से, कि पेशेंट की जो वोमिटिंग है वो कैसी होती है? पेशेंट की जो वोमिटिंग होती है वो होती है बिलियस वोमिटिंग। ओके, यहाँ पे वोमिटिंग के अंदर जो बाइल जूस का अकरेंस प्रेजेंस रहता है, इसलिए उस पेशेंट की वोमिटिंग जो रहती है वो रहती है बिलियस वोमिटिंग। इसके बाद में यहाँ पे भी एक मास फील होता है। मास मीन्स कि ऐसी स्ट्रक्चर फील होती है यहाँ पे, उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉसेज शेप मास। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या देखने को मिलता है? सॉसेज शेप मास देखने को मिलता है। नेक्स्ट इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटुससेप्शन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? मोस्ट कॉमन साइट पीजीआई चंडीगढ़ के प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछी जा चुकी है। सो मोस्ट कॉमन इसकी साइट जो होती है वो होती है इलियोसिकल जंक्शन। ओके, इलियोसिकल जंक्शन में इसकी क्या होती है? मोस्ट कॉमन साइज यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ओके, अब इसके बाद में क्या क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसके मोस्ट कॉमन साइज के बाद में इसके डायग्नोसिस से एक क्वेश्चन बनता है कि डायग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं? यूएसजी करते हैं। तो यूएसजी के अंदर कैसा अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है? सो यूएसजी के अंदर बुल्स आई अपने को जो है इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, बुल्स आई इमेज लाइक पैटर्न जो है वो अपने यूएसजी के अंदर देखने को मिलता है इंटुससेप्शन वाले पेशेंट के अंदर। सो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस है जो इंटुससेप्शन के आपको टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा अपने ब्रीफली डिस्कस किया है। इसके बाद में इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो मैनेजमेंट अपन कैसे कर सकते हैं? मैनेजमेंट इसका अपन करते हैं हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन से।
ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन यहाँ पे अपन अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। पानी के प्रेशर से यहाँ पे जो है वो टेलीस्कोपिंग पार्ट को वापस अपन उसकी नॉर्मल जगह पे लाया जा सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन यहाँ पे जो है अपन मैनेजमेंट करते हैं। अब बात है इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। लीस्ट हेल्पफुल कौन सा डायग्नोसिस है, क्या पूछा है, लीस्ट हेल्पफुल। अपन ने सारे इसको समझ लिया, इंटरसेप्शन की कंडीशन को अपन ने पढ़ लिया है। सो टेल मी अबाउट इट्स पेन। ओके, तो पेन जो है इंटरसेप्शन की कंडीशन में काफ़ी सीवियर पेन होता है। सीवियर पेन के साथ में ही जो पेशेंट की जो फुट है वो यहाँ पे फ्लेक्शन की कंडीशन में आते हैं, ठीक है, चेस्ट की साइड में, ठीक है। जब भी अपने को पेन होता है, पेट में पेन होता है, तो अपन क्या करते हैं, इसे सी से पोजीशन लेते हैं। ओके, सी से पोजीशन लेते हैं, मतलब अपनी जो फुट है, नी है, ये अपने को चेस्ट की साइड में आते हुए अपने को दिखते हैं। तो मतलब टेल मी अबाउट इट्स पेन। ओके, इंटरसेप्शन की कंडीशन में पेन होता है पेशेंट को। व्हाट डज इट वोमिट लुक्स लाइक। वोमिट के बारे में अभी अपन ने बात की थी कि इसकी वोमिटिंग कैसे होती है, बीलियस होती है। सो वोमिटिंग भी यहाँ पे करेक्ट होगा, पेन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट। तो यहाँ पे डाइट का कोई लेना देना नहीं है कि भाई डाइट की वजह से यहाँ पे पेशेंट को इंटरसेप्शन हो सकता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये ऑप्शन सी लीस्ट हेल्प कर रहा है हमारा इस कंडीशन को डायग्नोसिस करने के लिए। हैव यू नोटिस चेंजेज इन एब्डोमिनल साइज। तो हाँ, इंटरसेप्शन की कंडीशन में पेशेंट की जो एब्डोमिनल साइज है वो वेरी करती है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट, क्योंकि डाइट की मदद से अपन जो है वो डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लीस्ट हेल्पफुल ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन हो गई है। ओके, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर सोल्व करने हैं। ओके, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो अपन क्या है, पेपर को अपन अच्छे से अपन पढ़ पाएंगे और अपना जो 3 घंटे का जो भी टाइम रहता है उसको अपन पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यू मदर। न्यू मदर मीन्स अभी अभी उसकी डिलीवरी हुई है मदर की। The mother asked why her baby has lost weight since he was born. मदर बोल रही है कि क्यों उसके बेबी का जो है वो वेट लॉस हो रहा है जब से उसका जन्म हुआ है, जब से उसके बर्थ हुई है। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वेट लॉस इज। अब वेट लॉस क्यों हो रहा है, इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। द बेबी इज डिहाइड्रेटेड ड्यू टू पोलियूरिया। पोलियूरिया की कंडीशन से बेबी का जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो कम हो रहा है और बेबी डिहाइड्रेट हो रहा है, इसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। The baby is hypoglycemic due to lack of glucose. The baby is allergic to the formula the mother is given him. मदर जो उसको फीडिंग करवा रही है उससे उसको जो है वो एलर्जी हो रही है, उसकी वजह से जो वेट लॉस हो रहा है। या फिर द बेबी कैन लॉस अप टू 10% ऑफ वेट ड्यू टू मेकोनियम स्टूल, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आफ्टर बर्थ किडनी क्या होती है, इमेच्योर होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, पोलियूरिया देखने को मिलता है। सो किडनी की इमेच्योरिटी की वजह से आपने क्या देखने को मिलेगा, 10% वेट लॉस देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही जो मेकोनियम रहेगा वो स्टूल के साथ में बाहर चला जाएगा, तो इंस्टेंट वेट लॉस होता है बेबी का, ठीक है। लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसी के साथ ही इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। इन सब की वजह से, किडनी की इमेच्योरिटी की वजह से जो है वो बेबी का जो है वो वेट लॉस होता है, ठीक है। तो इसको इस ऑप्शन का जो अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब ये वेट लॉस जो हो रहा है, 10% जो वेट लॉस हो रहा है, ये कब हो रहा है, तो ये हो रहा है विद इन फर्स्ट वीक, ठीक है, विद इन फर्स्ट वीक, या फिर अपन बोल सकते हैं 7 डेज टू 10 डेज, ठीक है। तो ये वेट लॉस कब हो रहा है, विद इन फर्स्ट वीक। अब इसका वेट लॉस का जो रिजोल्यूशन टाइम है, मतलब ये वापस कब तक उसका वेट जो है वो ऑप्टिमम या फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ का वेट जो है वो कब तक उसको वापस गेन हो जाएगा, यह गेन हो जाएगा 10 to 14 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। एक ऑप्शन में अपने आए तो 10 डेज, ठीक है। सो वेट रिजोल्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ओके, यहाँ पे पोलियूरिया हो रहा है, बट पोलियूरिया की वजह से, डिहाइड्रेट की वजह से वेट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपना जो ऑप्शन 1 है वो रॉन्ग होता है यहाँ पे, और ऑप्शन डी जो है अपना करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनोला। नेजल कैनोला का ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है वो कितना होता है, तो इसको अपन नेजल कैनोला बोल सकते हैं, या फिर एग्जाम में आपको नेजल प्रोंग्स भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही होते हैं। सो 5 to 8 लीटर, 1 to 4 लीटर, 1 to 3 लीटर, या फिर 1 to 8 लीटर। सो ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनोला इज 1 to 4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होता है, 1 to 4 लीटर। ओके, जो है यहाँ पे फ्लो रेट हमें देखने को मिलती है नेजल कैनोला की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
से जाने से पहले अपन बात कर लें नेजल कैनुला अपन यूज किस में करते हैं। सो नेजल कैनुला अपन कौन सी कंडीशन के अंदर अपन यूज करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नेजल कैनुला को अपन किस में करते हैं, सीओपीडी या फिर अस्थमेटिक। ठीक है, सीओपीडी वाले पेशेंट में अपन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक 2 लीटर की यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अपने हमें रिक्वायरमेंट होती है सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे 1 to 4 लीटर, तो यहाँ पे सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर जो है वो नेजल कैनुला नेजल प्रोंग्स को अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, अगर कोई पेशेंट एनजीएस है, सो एनजीएस की कंडीशन में अपन बेस्ट क्या वे है उसको ऑक्सीजन सप्लाई देने का। सो वहाँ पे ऑप्शन रहता है अपना नेजल कैनुला। ओके, फेस मास्क से ज़्यादा उसको एंजाइटी होती है। सो यहाँ पे नेजल प्रोंग या फिर नेजल कैनुला किस में काम आता है, एनजीएस पेशेंट में। ओके, सीओपीडी वाले पेशेंट में अपन 2 लीटर की ऑक्सीजन सप्लाई क्यों रखते हैं, 2 लीटर तक की क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो CO2 का लेवल अपन बढ़ा सकें पेशेंट के अंदर। CO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, O2 की ड्राइव जो है अपन रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर जो O2 की ड्राइव बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 लीटर का ऑक्सीजन का जो लेवल है अपन मेंटेन करके रखते हैं सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसी के साथ ही अगर यहाँ पे एग्जाम के अंदर आपको 1 to 4 लीटर नहीं मिले यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या राइट होगा, 1 to 6 लीटर। ठीक है, तो यहाँ को ये भी अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 to 4 लीटर अपने को राइट हो रहा है, बट एग्जाम के अंदर एक्यूरेट अपन क्या मानेंगे, 1 to 6 लीटर। ठीक है, नेजल कैनुला से अपन क्या करते हैं, 1 to 6 लीटर की अपन जो ऑक्सीजन है पर मिनट के अंदर अपन उसको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नेजल कैनुला 1 to 6 लीटर पर मिनट। इसकी FiO2 अपन बात करें, FiO2 कितनी होती है, 24 to 44%। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि इसकी सिंपल फेस मास्क की। सिंपल फेस मास्क अपन कितना रहता है, 6 to 10 लीटर पर मिनट, और इसकी FiO2 होती है 35 to 60%। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नॉन रीब्रीदर मास्क। नॉन रीब्रीदर मास्क की अपन कितना करते हैं, 15 लीटर पर मिनट तक जो है वो नॉन रीब्रीदर मास्क अपने को O2 जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है, और इसकी जो FiO2 होती है वो कितनी होती है, 65 to 95%। इसके बाद में पार्शियल नॉन रीब्रीदर मास्क, ये अपने को कितना देखने को मिल सकता है, 6 to 10 लीटर पर मिनट, और इसकी FiO2 हमें देखने को मिलती है 60 to 90%। इसके बाद में क्या आता है, वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क का क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बेस्ट मेथड टू गिव एक्यूरेट O2 फ्लो रेट। ठीक है, एक्यूरेट O2 फ्लो। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को एक्यूरेट लाइक 2 लीटर चाहिए तो उसको 2 लीटर ही जाएगी, तो इसके लिए अपन कौन सा मास्क यूज करते हैं, वेंचुरी मास्क। ठीक है, तो अगर 2 लीटर के लिए उसका वेंचुरी मास्क के अंदर कौन सा कलर कोड आता है, ये एग्जाम के अंदर एक बार पूछा गया है। सो 2 लीटर वेंचुरी मास्क अगर यूज कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे ब्लू कलर का जो है वो वेंचुरी की जरूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, सो सीओपीडी वाले पेशेंट को अपन जो है वो वेंचुरी मास्क से भी लगा सकते हैं। कौन से कलर का, 2 लीटर के लिए ब्लू कलर का। ओके, वेंचुरी मास्क से अपन कितना O2 दे सकते हैं, 2 to 15 लीटर। ओके, वेंचुरी मास्क के अंदर कुछ प्रकार के टाइप ऑफ मास्क आते हैं। ठीक है, उनमें कलर कोड रहता है वेंचुरी मास्क के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो 2 लीटर to 15 लीटर तक O2 सप्लाई जो अपन कर सकते हैं, और इसका जो FiO2 कितना रहता है, 24 to 60% के लगभग जो है वो इसका FiO2 यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन बी, 1 to 4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रोमिक कैटगट एब्जॉर्प्शन टाइम ऑफ क्रोमिक कैटगट सुचर। ओके, सो यहाँ पे क्रोमिक कैटगट सूचर का जो एब्जॉर्प्शन टाइम पूछा है अपने को यहाँ पे। ठीक है, सो क्रोमिक कैटगट सूचर है वो किसके बने होते हैं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। सो ये बने रहते हैं सिप या फिर गोट की इंटेस्टाइन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे शीप ऑफ गोट की इंटेस्टाइन की अपन जो है वो उससे अपन क्या करते हैं, कैटगट सूचर जो अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई कैट की इंटेस्टाइन से बनाते हैं, नहीं, ये शीप या फिर गोट की इंटेस्टाइन से जो है वो अपन जो सूचर बनाते हैं। और ये किस प्रकार के सूचर हैं, इससे भी एग्जाम के अंदर कैसा क्वेश्चन आता है। तो ये एक एब्जॉर्बेबल टाइप के सूचर है। अब इसकी सूचरिंग के टाइम का जो कलर जो रहता है, सूचर का कलर कैसा रहता है, इससे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। आपको जो सूचर दिखा दिया और पूछ लिया भाई ये कौन सा सूचर है, उसका कलर दिखा के, तो उसका कलर होता है इसका
ब्राउन कलर। ओके, जो क्रोमिक कैटगट है इसका ब्राउन कलर का इसका जो कलर कोड रहता है। इसके बाद में इसका जो अपने एब्जॉर्प्शन टाइम रहता है वो कितना रहता है, वो रहता है 90 डेज। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डेज। ओके, जो क्रोमिक कैटगट सूचर का एब्जॉर्प्शन टाइम कितना दिन का होता है, 90 डेज का होता है। अब अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एक और क्वेश्चन आता है कि भाई क्रोमिक कैटगट सूचर का मेच्योरेशन जो है वो डेज कितने होते हैं, ठीक है, कितने दिनों में वो मेच्योर हो जाता है। मेच्योर होने का मीन्स कि कितने दिनों के अंदर वो इसको उनको कनेक्ट करवा देता है। लाइक आप कितने दिनों बाद में उस जो स्टिच को अपन आप खोल सकते हो, ठीक है। खोलने का मीन्स कि स्टिच खोलने के बाद में जो वो वुंड है वो उससे जो अपने को जो आउट जो भी पार्टिकल है वो बॉडी से आउट नहीं होगा सूचरिंग करने के बाद में। कितना टाइम, 7 डेज, ठीक है। तो इसका मैच्योरेशन डे कितना होता है, 7 डेज। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और ये सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन तो पूछे जा चुके हैं और होपफुली आपको एग्जाम में आगे ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, ठीक है। ये चीज़ें सभी लोग पढ़ते हैं, कुछ अलग पढ़ोगे, कुछ अलग से स्मार्ट स्टडी करोगे तभी ज़्यादा ईजी वे है सिलेक्शन पाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ लेरिंजियल कैंसर। एक क्लाइंट है जो इसकी नर्स जो केयर कर रही है वो पेशेंट किसका है, लेरिंजियल कैंसर का पेशेंट है। विच फाइंडिंग असर्टेन इन द हेल्थ हिस्ट्री वुड नॉट बी कॉमन फॉर दिस डायग्नोसिस। ठीक है, तो अब जो लेरिंजियल कैंसर के डायग्नोसिस के लिए कौन सी फाइंडिंग है जो कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्या पूछा है, सॉरी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, नॉट बी ए कॉमन। ठीक है, ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो लेरिंजियल कैंसर वाले पेशेंट में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, उनमें कॉमन नहीं है। फॉल ब्रीथ, डिस्फेजिया, डायरिया या फिर क्रोनिक हिकअप्स। ओके, सो लेरिंजियल कैंसर, सबसे पहले तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो प्रॉब्लम है। सो ये आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है वो कैंसर है। ओके, लेरिंजियल कैंसर। नेक्स्ट इससे क्या क्वेश्चन बनता है, लेरिंजियल कैंसर वाले पेशेंट की वॉइस हमें कैसे देखने को मिलती है। सो वॉइस जो है वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को यहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, हॉर्स की जैसे यहाँ पे जो पेशेंट की वॉइस है वो हो जाती है। इसी के साथ ही कॉमन फाइंडिंग क्या है, कौन डायग्नोसिस नहीं कर सकता है। सो फॉल ब्रीथ, ओके, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सो फॉल ब्रीथ तो वहाँ पे देखने को मिलेगी। डिस्फेजिया भी देखने को मिलेगा। ओके, अपन स्वेलोइंग जो है अपन प्रॉपर वे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्रोनिक हिकअप्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, अब जो डायरिया की कंडीशन है वो जो है आगे अपने लेरिंजियल कैंसर में एक कॉमन डायग्नोसिस नहीं कर पाता है, डायरिया। सो यहाँ इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, डायरिया। ओके, डायरिया आगे जाके हो सकता है, आगे जाके इन द सेंस कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, डिस्फेजिया की वजह से आप प्रॉपर आप डाइट नहीं ले पाओगे, या फिर आगे जाके आपको इन्फेक्शन वगैरह आगे और बढ़ गया है, तो आगे जाके फ्यूचरिस्टिक में आगे जाके आपको डायरिया की कंडीशन हो सकती है। बट डायग्नोसिस के बेसिस के ऊपर अपन जो है वो डायरिया को अपन यहाँ पे करेक्ट नहीं मानते हैं, अदर ऑप्शंस के तौर पे। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर गैसेज इज यूज फॉर इन्फ्लेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल के इन्फ्लेशन के लिए एब्डोमिनल वॉल को जो इन्फ्लेट करते हैं अपन लेप्रोस्कोपी की सर्जरीज के अंदर, सो यहाँ पे कौन सी गैस के अपन यूज में लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ओके, तो इन्हीं टॉपिक्स को जो है हम जोड़ देते हैं ज़्यादा कि जो एग्जाम के आप जो प्रीवियस एम्स या फिर पीजीआई या फिर जिपमेर आर्मल कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, कौन प्रायोरिटी देता है कि हाँ इन टॉपिक्स में से पूछते हैं, तो ठीक है उन्हीं को अपन जो अपन प्रायोरिटी देते हैं अपन भी यहाँ पे सोल्व आउट करने की। सो लेप्रोस्कोपी क्या है, लेप्रोस्कोपी के अंदर कहाँ करते हैं अपन लेप्रोस्कोपी, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो लेप्रोस्कोपी करते हैं। और ये जो है इसके अंदर अपन कौन सी गैस यूज में लेते हैं, तो गैस अपन इसमें यूज में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपन क्या करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी वाल को जो है वो इन्फ्लेट करते हैं और प्रॉपर विजुअलाइजेशन अपना हो सकता है इससे, जिस ऑर्गन की हमें सर्जरी करनी है। ठीक है, सो इसका इंसिजन कहाँ देते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं तो इसके अंदर जो अपन लेप्रोस्कोप डालते हैं पेशेंट की जो एब्डोमिनल कैविटी में, तो इसका इंसिजन कहाँ देते हैं। ठीक है, सो इसका मोस्ट कॉमन इंसिजन देते हैं बिलो 2 सेंटीमीटर ऑफ अम्बलाइकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मोस्ट कॉमन यहाँ पे इंसिजन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड अपन क्या यूज में आती है, नाइट्रस ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस।
ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रकार लाफिंग गैस है। ऑक्सीजन की सप्लाई तो आपको पता ही है, जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है तो ऑक्सीजन की देते हैं। हीलियम गैस अपने को सम काइंड ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में अपन जो हीलियम गैस को अपन यूज में ले सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्रीमी ग्रेविडा मदर एंगेजमेंट अकर्स एट अप्रोक्सीमेटली ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा मदर के अंदर एंगेजमेंट है या फिर जो गेस्टेशन की एज के अंदर एंगेजमेंट है वो कब होता है, कौन से वीक पे एंगेजमेंट होता है प्रीमी ग्रेविडा के अंदर। सबसे पहले प्रीमी ग्रेविडा क्या होती है? प्रीमी ग्रेविडा के अंदर होती है मतलब क्या, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट। ऐसी फीमेल जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रीमी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा अपन किसे बोलते हैं? जो एक से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं, उसको अपन बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। सो प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा दोनों के अंदर जो है वो एंगेजमेंट का टाइम जो अलग अलग होता है, ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो प्रीमी ग्रेविडा के अंदर कब होता है? 30 to 32 वीक्स, 32 to 34 वीक्स, 34 to 36 वीक, 38 to 40 वीक्स। सो जो प्रीमी ग्रेविडा के अंदर जो है वो एंगेजमेंट हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है 38 to 40 वीक्स। ओके, सो प्रीमी ग्रेविडा के अंदर 38 to 40 वीक्स पे जो है वो यहाँ पे एंगेजमेंट देखने को मिलता है। एंगेजमेंट कहाँ होता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एंगेजमेंट कहाँ होता है। आप कौन सी पोजीशन को आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पे एंगेजमेंट हो गया है? सो एंगेजमेंट अपने को देखने को मिलता है स्चियल स्पाइन में। ठीक है, अगर बेबी का हेड जो है वो स्चियल स्पाइन तक आ गया है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट। ठीक है, तो ये अपन मान लेते हैं पेल्विस है। पेल्विस का जो ये वाला पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं जीरो। जीरो मीन्स स्चियल स्पाइन। ठीक है, अब अगर जो बेबी का जो हेड है ये स्चियल स्पाइन तक आ चुका है, इट मीन्स यहाँ पे जो बेबी का वो एंगेजमेंट हो गया है। अब स्चियल स्पाइन से ऊपर की कंडीशन -1, -2, -3 और नीचे की कंडीशन +1, +2, +3। ठीक है, तो नीचे आ रहा है, डिसेंड हो रहा है हेड, लाइक +1 तक आ गया, मीन्स इसको अपन क्या बोलेंगे? हेड इज +1 सेंटीमीटर टू द स्चियल स्पाइन। यहाँ पे जो +1 +2 इस मीन्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देके पूछ ले कि जो एक प्रीमी ग्रेविडा मदर है, तो वहाँ पे +3 जो है वो उसका स्चियल स्पाइन यहाँ पे देखने को +3 है उसका जो है एंगेजमेंट है, डिसेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इसका क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो बेबी का जो हेड है वो +3 स्चियल स्पाइन, मतलब स्चियल स्पाइन से +3 सेंटीमीटर नीचे आ चुका है। ये अपन को जो है वो रफली फॉर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो एंगेजमेंट कहाँ होता है? स्चियल स्पाइन के अंदर होता है। स्चियल स्पाइन का जो लेवल कितना होता है? 0 लेवल, लाइक उसको अपन क्या बोलते हैं? स्चियल स्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? मल्टी ग्रेविडा। ऐसी मदर जो 2 या 2 से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। इसके अंदर भी एंगेजमेंट होता है। इसके अंदर कब होता है एंगेजमेंट? इसके अंदर होता है 34 to 36 वीक पे जो है मल्टी ग्रेविडा वाली फीमेल्स के अंदर एंगेजमेंट होता है। एक और क्वेश्चन आता है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मीन्स क्या होता है कि जो बेबी का जो डिसेंड होता है, ठीक है, बेबी का डिसेंड होना पेल्विस की ओर, उसको अपन बोलते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग को मीन्स अपन क्या, मदर को रेस्टिंग फील होती है। ओके, लाइटनिंग बोलते हैं अपन उसको, प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए रिमूवल ऑफ लेफ्ट लोअर लोब ऑफ लंग। ठीक है, एक पेशेंट है जिसका लेफ्ट लोअर लोब ऑफ लंग को रिमूव किया गया है, इज परफॉर्म्ड ऑन ए क्लाइंट विथ लंग कैंसर। एक पेशेंट उसको लंग कैंसर है, उसको लेफ्ट लोअर जो लोब है उसका निकाल दिया गया। विच पोस्ट ऑपरेटिव मेजर वुड यूजुअली बी इंक्लूड इन द प्लान। सो अभी ऐसे पेशेंट के लिए अपन क्या पोस्ट ऑपरेटिवली अपन मेजर करेंगे? ठीक है, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज का यूज करेंगे आगे, या फिर उसको ट्रेकोस्टोमाइज करेंगे पेशेंट को, या फिर उसके लिए एक मीडियास्टिनल ट्यूब अपन जो प्लेसमेंट करेंगे, या फिर परकजन वाइब्रेशन एंड ड्रेनेज जो है अपन करेंगे ऐसे पेशेंट के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो लेफ्ट लोब का जो अपन जो है वो इसका लोअर पार्ट को जो निकाल दिया गया यहाँ पे पेशेंट के लिए। सो यहाँ पे ट्रेकोस्टोमी की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपर एयरवे के अंदर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेकोस्टोमाइज करने की कोई नीड नहीं है। मीडियास्टिनम के अंदर हार्ट होता है, तो यहाँ पे हार्ट के यहाँ पे रिलेटेड यहाँ पे या फिर कुछ भी करने की नीड यहाँ पे है नहीं। ओके, परक्यूशन वाइब्रेशन एंड ड्रेनेज। परक्यूशन वाइब्रेशन एंड ड्रेनेज हम तब करते हैं जब यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अपन कब करते हैं? जब अपन म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्लोज चेस्ट ड्रेनेज का अपन जो है वो यूज करते हैं यहाँ पे। किसके लिए? कि यहाँ पे कोई भी जो पस कलेक्शन हो रहा है, या फिर कोई भी शेरोशेंगेसनेस या फिर शेरस फ्लूइड यहाँ पे जो कलेक्ट हो रहा है, उसको जो है वो ड्रेन के थ्रू जो बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम का अपन यूज में लेते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, लाइक एक
लंग कैंसर का पेशेंट है, उसका एक लोब वहाँ से हटा दिया है, तो वहाँ आगे उसकी बेस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी कि वहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम अपन जो अप्लाई कर दें, ताकि वहाँ से जो भी एक्यूमुलेशन होता है, जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, वो प्रॉपर वे में बाहर निकल सके और उसको हील होने के लिए मदद मिल सके। सो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, अगर किसी पेशेंट के क्लोज चेस्ट ड्रेनेज जो है अप्लाई किया हुआ है और वहाँ पे कंटिन्यूअस जो है वो बबलिंग यहाँ पे जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है, कंटिन्यूअस बबलिंग, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है भाई, एक पेशेंट है उसके आईसीडी लगाई हुई, यहाँ पे कंटिन्यूअस बबलिंग यहाँ पे देखा, कंटिन्यूअस बबलिंग जो है वो आपको विजिबली सीन हो रही है। सो इस कंडीशन में नर्स का क्या प्रायोरिटी रोल होगा, नर्स का क्या रोल होगा, असेस फॉर एयर लीकेज, ठीक है। आईसीडी वाला टॉपिक जो है या फिर क्लोज चेस्ट ड्रेनेज वाले टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट ऑन होते ही हैं, सो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। असेस फॉर एयर लीकेज और फिर नेक्स्ट नोटिफाई टू द डॉक्टर, नोटिफाई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एचसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओरल पिल्स कैन कोज ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, ओरल पिल्स जो है वो बाकी सभी काम करती है एक को छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है अपने को, ठीक है। ओरल पिल्स क्या क्या कोज करती है, डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर या फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। आपको मैं एक फंडा बता देता हूँ, जहाँ पे भी किसी एक सिंगल सिमिलर टॉपिक्स के ऊपर अगर बात हो रही है, वहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज या फिर उन दो टॉपिक्स के बीच में बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी चांस यही है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो उन्हीं में से निकलता है। ओके, सो आपको ये थोड़ा एक बेसिक अपन नॉलेज के लिए अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ओरल पिल्स कैन कोज ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओरल पिल्स है वो क्या करती है, सबसे पहले तो वो डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, जी हाँ, ओरल पिल्स जो है वो ओवेरियन कैंसर की रिस्क को जो है वो कम करती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को भी बढ़ाती है, बिल्कुल सही है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, सॉरी सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की रिस्क को भी यहाँ पे जो है वो बढ़ाती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो फॉल्स है, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। जो ओरल ओसीपी है वो जो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को बढ़ाती है, ना कि कम करती है, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो होता है एक्सेप्ट। ओके, सो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, सर्वाइकल कैंसर की रिस्क। ये मोस्ट कॉमन है कि आप जब भी अगर ब्रेस्ट कैंसर से भी मोस्ट कॉमन कौन सा है, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सो इसको अपन रखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर, इसको अपन रखेंगे सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर। ओके, इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहा वो रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following nursing action is required before giving clear liquid food after anesthesia? एक पेशेंट है जिसको एनेस्थेसिया दिया गया है लाइक किसी भी सर्जरी के लिए। सो अब नर्स का क्या एक्शन है क्लियर लिक्विड फ्लूइड देने से पहले, चेक फॉर बोवेल साउंड, चेक यूरिन आउटपुट, चेक वेट या फिर चेक गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपने को क्या राइट करना है, क्या देखना है कि भाई गैग रिफ्लेक्स जो है पेशेंट का वो अपने को चेक करना होता है, ठीक है। आफ्टर, सबसे पहले तो आफ्टर 4 आवर्स तक अपन कुछ भी यहाँ पे पेशेंट को जो ओरली ड्रिंक नहीं करवाते हैं, मतलब 4 आवर्स तक मिनिमम उसको कोई प्रकार का ड्रिंक नहीं करवाते हैं। 4 आवर्स के बाद में उसको ड्रिंक शुरू करवाते हैं, बट बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ फ्लूइड अपन क्या करते हैं, गैग रिफ्लेक्स को अपन चेक करते हैं, क्योंकि एनेस्थेसिया के टाइम पे क्या होता है कि जो एपिग्लोटिस होता है उसका भी वो सेंसेशन है, उसका भी वो प्रॉपर वर्क वो नहीं कर पाता है ड्यूरिंग एनेस्थेसिया इफेक्ट। सो यहाँ पे गैग रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन जो अपना पीछे का जो पार्ट रहता है माउथ के, तो वहाँ पे अपन टच करते हैं, तो वहाँ से जो है अपने गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होता है, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चेक गैग रिफ्लेक्स, फिर अगर वो आ गया है पेशेंट के अंदर, फिर बाद में अपन क्या करेंगे, उसको लिक्विड डाइट जो है अपन सबसे पहले अपन लिक्विड डाइट जो है पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद में सेमी सॉलिड, फिर अपन सॉलिड डाइट के तरफ जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी चेक द गैग रिफ्लेक्स। ओके, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, गैग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 आवर आफ्टर बर्थ, बर्थ के 6 आवर्स के बाद द इन्फेंट इज फाउंड टू हैव एन एरिया ऑफ स्वेलिंग ओवर द राइट पेराइटल एरिया। इन्फेंट के राइट पेराइटल एरिया के ऊपर क्या देखने को मिल रही है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है, बट दैट डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। ओके, ये यहीं पे अपना क्वेश्चन बन रहा है, डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, ऐसी स्वेलिंग जो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है, द नर्स शुड चार्ट दिस फाइंडिंग एज। ओके, जो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है उसे अपन क्या बोलते हैं, एसिफेल हिमेटोमा, मोल्डिंग, सबड्यूरल हिमेटोमा या फिर कैपर्ड सक्सीडेनम। सो कैपर्ड सक्सीडेनम क्या होता है, कैपर्ड सक्सीडेनम क्या होता है, क्रॉस द सूचर लाइन।
ओके, तो कैपेटसेक्सिडेनम के अंदर क्या होता है कि जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है वो सुचर लाइन को क्रॉस कर देता है, ठीक है, तो बाद में वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है ना, सेफेल हेमेटोमा कैपेटसेक्सिडेनम में, तो इस नाम को आप याद कर सकते हो सक्सी, ठीक है, सक्सी मीन सक्सेस, ठीक है, तो मतलब फ्लूइड का सक्सेसफुली जो है वो फ्लूइड जो है वो सूचर्स को क्रॉस कर चुका है, लेकिन सक्सेसफुली क्रॉस करना मीन्स कैपेटसेक्सिडेनम, और अगर फ्लूइड क्रॉस नहीं कर रहा है सूचर लाइन को, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिफेल हेमेटोमा। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिफेल हेमेटोमा, ठीक है। यहाँ पे सिफेल हेमेटोमा के बारे में पूछा गया है क्योंकि स्वेलिंग डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। नेक्स्ट आता है ऑप्शन में अपने क्या, मोल्डिंग। तो मोल्डिंग क्या होता है, जब भी पेशेंट की पेशेंट नहीं, जब भी बेबी की डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के टाइम पे वेजाइनल जो उसका जो डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो वेजाइना का जो पेल्विस का जो पार्ट रहता है, तो वहाँ से उसकी वजह से बेबी की जो बोन्स के अंदर गैप रहता है, आप सभी को पता है, ठीक है। इन गैप्स को अपन क्या बोलते हैं, इन गैप को अपन क्या बोलते हैं, जैसे ये ब्रेगमा हो गया, ठीक है, फोंटानेल। ओके, सो अब इन गैप्स की वजह से उसकी जो बोन है ओवरलैप कर जाती है, ठीक है। जो उसका वे अगर डायमीटर अगर नेरो होता है, तो इन जो बोन है वो ओवरलैप कर जाती है एक दूसरे के ऊपर, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोल्डिंग, बोन ओवरलैपिंग ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। वेजाइनल डिलीवरी के अंदर ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी बोन का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना, इसको अपन क्या बोलते हैं, मोल्डिंग। सब ड्यूरल हेमेटोमा मीन्स, सब का मीन्स आ गया, मीन्स ड्यूरामीटर के नीचे अगर किसी प्रकार का हेमेटोमा बन रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल हेमेटोमा। एपिड्यूरल मीन्स ड्यूरामीटर के ऊपर के साइड में। ओके, सो ये कुछ बेसिक टर्म्स है अपन यहाँ पे सोल्व किए। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग सॉलिड फूड आफ्टर एनेस्थेसिया। इससे पहले अपन ने क्या बात की थी, लिक्विड फूड की बात की थी, यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉलिड फूड की। मीन्स कि लिक्विड फूड दे दिया है, सेमी सॉलिड डाइट भी दे दिया है, अब यहाँ पे अपन डाइट कौन सी दे रहे हैं, सॉलिड फूड की डाइट दे रहे हैं। सो इसके लिए अपन क्या नर्सिंग एक्शन रिक्वायर्ड होता है, चेक फॉर बोवेल साउंड एंड पासिंग फ्लाटस, चेक यूरिन आउटपुट, चेक वेट, या फिर चेक द गैग रिफ्लेक्स। सो गैग रिफ्लेक्स तो यहाँ पे आया होगा तभी अपन ने उसको लिक्विड डाइट दी होगी। सो ये गैग रिफ्लेक्स यहाँ पे आउट कर देते हैं। वेट को अपन असेस करने का कोई सेंस नहीं है। इसी के साथ ही यूरिन आउटपुट को भी चेक करने का असेस यहाँ पे करने की कोई नीड नहीं है। बट चेक फॉर बोवेल साउंड इन पासिंग फ्लैटस, यहाँ पे सॉलिड फूड देने से पहले अपन क्या करते हैं, एक तो बोवेल साउंड को चेक करते हैं और जो गैसेज का जो एक्सक्रीशन हो रहा है उसको भी अपन चेक करते हैं, ठीक है। जो फ्लैटस है वो पास हो रहा है नहीं हो रहा है, ये दोनों चीज कंडीशन अपन असेस करते हैं, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप की मदद से या फिर अदर कोई इक्विपमेंट्स की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना क्या होता है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चन होते हुए भी स्टूडेंट जो है वो गलत कर जाता है, और वो एक इजी क्वेश्चन गलत करना उसको काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित होता है, जबकि एक हार्ड क्वेश्चन को गलत कर देना। ओके, सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, while helping a patient with a chest tube reposition in the bed, the chest tube become dislodged. What is your immediate nursing intervention? एक पेशेंट के चेस्ट ट्यूब लगी हुई है, लाइक आईसीडी की चेस्ट ट्यूब है, वो यहाँ पे इंसर्ट की गई है। लाइक अपन ने अभी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पहले वो जो लंग कैंसर के बारे में अपन क्वेश्चन आया था उसमें अपन बात की थी, उसी का ही आगे ये क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछता है एम्स ऐसे क्वेश्चन, पीए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे सोल्व आउट कर रहे हैं। तो अब जब चेस्ट ट्यूब की रिपोजिशन करते टाइम बेड में वो क्या हो गई है, ट्यूब डिसलॉज हो गई है, अपनी जगह से वो हट गई है। सो अब यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, वो भी इमीडिएट और वो भी प्रायोरिटी वाइज। स्टे विद द पेशेंट एंड मॉनिटर देयर वाइटल साइन विथ अनदर नर्स, नोटिफाई द फिजिशियन। कि आप जो है पेशेंट के पास में स्टे कीजिए, वाइटल साइंस को मॉनिटर कीजिए, और दूसरी जो नर्स को आप कहिए कि आप जो है वो फिजिशियन को आप उसको आप बताइए, जो भी एक्सप्लेन कीजिए। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, प्लेस ए स्टेराइल ड्रेसिंग ओवर द साइट एंड टेप इट ऑन 3 साइड एंड नोटिफाई द फिजिशियन। अब इसका क्या है कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप जो स्टेराइल ड्रेसिंग कर दीजिए, जहां से वो ट्यूब का डिस्क्लोजमेंट हुआ है वहां पे आप ड्रेसिंग कर दीजिए। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू री इंसर्ट द ट्यूब, आपको री इंसर्ट आप ट्यूब को वापस री इंसर्ट करने का अटेम्प्ट करना है कि हाँ चलो इसको मैं ही डाल देता हूँ, मैं ही डाल देती हूँ इसको। या फिर कीप द साइट ओपन टू एयर एंड नोटिफाई द फिजिशियन, या फिर आप क्या करोगे, साइट को ओपन रखना और नोटिफाई करना है फिजिशियन को। सो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 है, ये अपन किसके अंदर अप्लाई करते हैं, ये अपन अप्लाई करते हैं ट्रेकियोस्टोमी।
ठीक है। ट्रेकोस्टोमी ट्यूब अगर डिस्लोजमेंट हो जाती है तो इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, साइड को ओपन रखते हैं ताकि उसका एयरवे तो एटलीस्ट उसका पेटेंट रहे। सो इस क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये अपन किसके लिए करते हैं, ट्रेकोस्टोमी के लिए। ठीक है, अपने यहाँ से एक क्वेश्चन रेडी हो रहा है। अगर ऐसा एक क्वेश्चन आपको ट्रेकोस्टोमी से पूछ ले तो वहाँ पे अपने को ऐसा करना है। ठीक है, वहाँ पे प्रायोरिटी ये हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, चेस्ट ट्यूब का डिस्लोजमेंट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट होता है। इसके अंदर क्या करना है, अपने स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है ताकि वो जो उसका जो होल है वो अपन बंद कर सकते हैं। होल क्यों बंद करते हैं, प्रेशर अराइज होने से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर प्रेशर अराइज होगा तो क्या होगा, लंग्स कोलैप्स होगा। लंग्स प्रेशर की मदद से लंग्स कोलैप्स होगा। लंग्स कोलैप्स होने की वजह से उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा, आगे जाके पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो यहाँ पे क्या करना है, प्लेस ए स्टेराइल ड्रेसिंग ओवर द साइट एंड टेप इट ऑन 3 साइड एंड नोटिफाई द एचसीपी। इसके बाद में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है वो इमीडिएटली अपने को नोटिफाई कर देना है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। अटेम्प्ट नहीं करना है रीइंसर्ट करने का ट्यूब को, और स्टे विद द पेशेंट मॉनिटर वाइटल साइन, ये कोई अननेसेसरीली करना है क्योंकि इसका कोई नीड नहीं है। जब तक आप उसको प्रायोरिटी वाइज उसकी आप सेफ्टी का ध्यान नहीं रखोगे तब तो आप वाइटल्स कितने ही आप मैनेज करो, वो पेशेंट तो उसकी कंडीशन आगे जाके क्रिटिकल होने वाली है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। आई होप आपके सेशन समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ए पेशेंट विथ ए चेस्ट ट्यूब हैज नो फ्लैक्चुएशन ऑफ वाटर इन द वाटर सील चैम्बर। ठीक है, जो भी आईसीडी वगैरह उसके लगाई है तो उसके क्या होता है कि वाटर सील चैम्बर यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या पानी भरा रहता है और यहाँ पे पानी के अंदर जो है वो ट्यूब रहती है, आगे जाके उस ट्यूब का कनेक्शन जो रहता है वो लंग्स से रहता है। ठीक है, सो अब नर्स क्या देख रही है कि इस पानी के अंदर किसी भी प्रकार का फ्लैक्चुएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, पानी जो है वो हिल नहीं रहा है। सो व्हाट कुड बी द कोज ऑफ दिस। ठीक है, इसका क्या कोज हो सकता है। दिस इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, कि हाँ ये तो एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, ऐसा तो चलता रहता है। द लंग में हैव री एक्सपांडेड और देयर इज ए किंक इन द सिस्टम, कि भाई जो सिस्टम है उसके अंदर किसी प्रकार का रुकाव आ गया है, या फिर जो लंग है वो री एक्सपांडेड हो गए हैं। या फिर ऑप्शन सी, द सिस्टम इज ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस, या फिर जो सिस्टम है ये कहीं से ब्रोक हो गया है और रिप्लेस करने की जरूरत है। या फिर देयर इज एन एयर लीक इन द ट्यूबिंग, या फिर ट्यूबिंग के अंदर कोई प्रकार की एयर लीक हो गई है तो जिसकी वजह से ये किसी कोई भी प्रकार फ्लक्चुएशन हमें नहीं देखने को मिलता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो अगर यहाँ पे किसी प्रकार का एयर का लीक होता है तो यहाँ पे अपने क्या देखने को मिलती है, कंटिन्यूअस यहाँ पे बबलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे बबलिंग देखने को मिलती अगर यहाँ पे एयर लीक हो रही होती तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो अपना गलत है। ये क्वेश्चन भी बनता है। ओके, एग्जाम के अंदर आ चुका है क्वेश्चन कि एक पेशेंट है जिसके आईसीडी लगी हुई है, उसमें कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है, तो नर्स का क्या रोल है, नर्स क्या फाइंडिंग करेगी। सो कंटिन्यूस बबलिंग हमें देखने को मिल रही है, मीन्स यहाँ पे कोई ना प्रकार की एयर लीक हो सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्या ऑप्शन में दिया गया, दिस इज एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। जी नहीं, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, द लंग में हैव ये एक्सपांडेड और देयर ए किंक इन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है पानी के अंदर। ठीक है, कोई भी प्रकार का वेव नहीं बन रही है, पानी हिल नहीं रहा है। ठीक है, पानी का किसी प्रकार मूवमेंट नहीं हो रहा है, मीन्स कि या तो इस ट्यूब के अंदर किंक हो गया है, कोई रुकावट आ गई है जिसकी वजह से जो लंग्स से जो एयर है वो यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर रही है, या फिर लंग्स का री एक्सपांडेड हो गया। ठीक है, जो प्रॉपर वर्क जो आईसीडी की वजह से जो लंग्स का जो प्रॉपर वर्क है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोज बी है। या फिर इसके अंदर किंग देखने को मिलता है, किंग मीन्स कोई रुकावट यहाँ पे देखने को मिली है। द सिस्टम इज ब्रोकन एंड रिप्लेस, इसकी कोई नीड नहीं है, कोई ब्रोक नहीं हुआ, आप केवल इसका जो प्रॉपर इसका वे है वो आप असेस कर लीजिए। अगर कोई रुकावट आई तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉर्मल अपन किसको मानेंगे, नॉर्मल अपन मानेंगे इसको कि इसके अंदर कंटिन्यूअस ऑसिलेशन ऑफ वाटर। अगर पेशेंट के अंदर आईसीडी लगाई हुई है और उसकी कंटिन्यूसली उसको ऑसिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, विथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, जब अपन इंस्पिरेशन करते हैं, जब अपन एक्सप्रेशन करते हैं तो इसके अंदर क्या वाटर के अंदर ऑसिलेशन हमें देखने को मिलता है। इट मीन्स कि एक नॉर्मल फाइंडिंग है। ओके, सो ये होता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, और आई होप आपके एग्जाम के आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आए ताकि आप हमारी क्लास का जो है वो बना रहे कि हाँ भाई हमने RNCC से जो है ऑनलाइन हमने कोचिंग की थी, जिसकी वजह से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं इन टॉपिक्स में से। सो आई होप आपके आज की क्लास समझ में आई हो।
और इस क्लास से रिलेटेड कैसा भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक हम उसका वहाँ पे रिप्लाई करके आपका डाउट जो है वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज़ भी है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट दीजिए। और आप जो कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने लोगों के बीच में आप स्टैंड करते हैं, वो भी आप पता लगा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। कल हम वापस इसी टाइम पे नया हम सेशन लेके आएंगे टेस्ट सीरीज़ का। ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करें अपने एम्स 9 से प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।